हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई मेन DD 10 टेस्ट नंबर 10 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r अराउंड ए प्लेनेट ऑफ मास m। ये मान लीजिए हमारा प्लेनेट है और ये जो है सो सैटेलाइट इसमें रोटेट कर रहा है, इसको ऑर्बिट कर रहा है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट इज l। l जो है इसका एंगुलर मोमेंटम है। l कितना हो जाएगा, ये पॉइंट पार्टिकल की तरह काम करेगा इसके लिए, तो वो हो जाएगा mvr। l जो है एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, राइट। और ये सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है यहाँ पर इसका वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए r क्रॉस p लिखेंगे और ये हो गया r mv। वही हमने यहाँ पर लिखा है mvr। ये इसका एंगुलर मोमेंटम है। देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी जो है सैटेलाइट का, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कितना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही है आप उसको टिक कीजिए। तो पहला ऑप्शन मेथड हम इसको ऐसे बताते हैं कि इसको नॉकआउट मेथड बताते हैं। पहला एक एक करके चेक करते हैं कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता उसको नॉकआउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये पॉजिटिव है। ऑप्शन 1 जो है पॉजिटिव है, इसमें जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में ये बाउंडेड नहीं रहेगा। हमें पता है कि इसका जो टोटल एनर्जी है उसको नेगेटिव होना चाहिए, बाउंडेड तभी रहेगा, तभी ये चक्कर लगाएगा, नहीं तो भाग जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये खत्म। दूसरा जो है ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन 2 का भी वही है, पॉजिटिव है ना, तो ये दोनों तो ऐसे ही चला गया। निगेटिव में ये दो ठो है, तो निगेटिव में ये दो ठो है, तो देखिए कौन सही है। इसको हम डायमेंशन चेक कर लेंगे, डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 3 को देखते हैं कि सही है या नहीं है। तो डायमेंशन चेक करते हैं। ये देखिए क्या है, जी माइनस, ये दोनों में माइनस है तो पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए माइनस जी स्क्वायर एम स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जी एम स्क्वायर बाय, इधर आपका बच गया जी एम एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, राइट। और 2 है, 2 से में मतलब नहीं, डायमेंशन में देखना है। तो एनर्जी है ये, एनर्जी कितना होता है आपको पता होगा कि एनर्जी, ये जो फोर्स है वो होता है जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स हुआ, राइट। और इसमें यदि हम एक आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एनर्जी बन जाएगा। तो जी एम बाय आर, सो जी एम स्क्वायर बाय आर, जी एम स्क्वायर बाय आर। एक तो आर यहाँ पर ले लिए, एक आर यहाँ से ले लिए, हमने कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया है, जस्ट एक से मल्टीप्लाई किया है। और ई वाला जो टर्म देख रहा है वो आपका एनर्जी है, ये एनर्जी मिल गया आपका, राइट। डायमेंशन। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है जी एम स्क्वायर, एक तो एम है, एल स्क्वायर है, एल यहाँ से लिख दीजिए, एम भी आर का स्क्वायर, एम का स्क्वायर भी का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये सब हो गया। और यहाँ पर आर बचा हुआ है। यहाँ स्मॉल एम कैपिटल एम सब सेम लिख रहे हैं क्योंकि हमें जस्ट डायमेंशन से मतलब है। तो एम स्क्वायर में एक खत्म हो गया, एक आर यहाँ से भी खत्म हो गया। आपका क्या बचा, एनर्जी। इसको डायमेंशन लेस होना है, तभी तो केवल एनर्जी का डायमेंशन बचेगा। इसका भी डायमेंशन एनर्जी का होना चाहिए, इसका भी एनर्जी का होना चाहिए। जी एम बाय भी स्क्वायर आर, एक तो ए। अब ये क्या डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से देख लेते हैं। ये जी एम बाय आर, इसको स्क्वायर कर दिए इधर, और एम बाय भी स्क्वायर कर दिए। ये क्या हो गया, ये आपका फोर्स हो गया ना, जी एम स्क्वायर बाय आर, ये फोर्स हो गया। और ये एम बाय भी स्क्वायर है। देखिए ये सब मिला के डायमेंशन लेस आता है या नहीं आता। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और एम के जगह एम, भी स्क्वायर की जगह एल टू टी माइनस टू, इतना आया। ये देखिए सब कट के खत्म हो रहा है, डायमेंशन लेस बन रहा है। नहीं, मास तो बच ही गया, बाकी सब हमें देखने की जरूरत नहीं है, मास बच गया। तो ये जो क्वांटिटी आपको नजर आ रहा है ये डायमेंशन लेस नहीं है। यदि ये डायमेंशन लेस नहीं है, यदि डायमेंशन लेस होता तो ये एनर्जी का डायमेंशन होता। तो ये जो ऑप्शन 3 है वो एनर्जी का डायमेंशन नहीं है, नो एनर्जी डायमेंशन, तो ये गलत हो गया, तो ये चलेगा नहीं। तो जो बच गया वही आपका ऑप्शन सही है।
ऑप्शन 4 ये आंसर हो गया। तो ये नॉकआउट मेथड है, बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा मेथड बताते हैं जो सिस्टमेटिक मेथड है, पूरा कैलकुलेशन करके एक एक करके निकालते हैं। मेथड 2, ये देखिए आपका है, यहाँ पर प्लेनेट है और ये सैटेलाइट है। एल जो है सो MVR है, पहले ही दिखा चुके हैं। इसका जो एनर्जी है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Gmm/r। इसका स्मॉल m मास है, इसका कैपिटल M लेते हैं। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि जिसका जो टोटल एनर्जी है वो होता है -Gmm/2r। आप यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो कितना होता है, वो होता है Gm/r। उसका स्क्वायर ले लेते हैं। Gm/r, ये दोनों मिला के आपका आ गया -Gmm/2r। ये एक आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है, दिया तो है Gmm/2r, लेकिन ये निगेटिव नहीं देकर पॉजिटिव दे दिया, इसलिए ऑप्शन चलेगा नहीं। दूसरा देखते हैं ये एल के टर्म में। दूसरा जो है सो हम एल के टर्म में देखते हैं। फिर यहाँ पर हम चलते हैं U = U+K। एल कहाँ पर आएगा, MVR जहाँ है वहाँ आएगा, देखिए वेलोसिटी वाला टर्म में आएगा। ठीक है, तो वहां पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होता है पता है आपको, यू के टर्म में आप लिख सकते हो, या फिर यू को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हो। ये देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, इस हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये होता है, ये किसके लिए होता है, उस फोर्स के लिए होता है जो 1/r² चलता है, या वो पोटेंशियल के लिए होता है जो ये 1/r² 1/r चलता है। यदि पोटेंशियल आपका 1/r है, तो यदि पोटेंशियल ऐसे है तो फोर्स कैसे आ जाएगा, 1/r² आएगा। उस केस में आपका जो यहाँ पर वैल्यू है वो आएगा -u/2। इसका ये जो है सो कॉन्सिक्वेंस है कोई जनरल थ्योरम का, जिसको हम कहते हैं वीरियल थ्योरम। वो वीरियल थ्योरम कहता है कि यदि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है, मान लीजिए r⁴n के, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में कितना है n, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं -1 है, तो -1 हो गया। तो आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज, इस केस में एवरेज क्या है, हर जगह सेम है, देखिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो है सो दोनों सेम है ना। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है हर जगह सेम है। तो ये जो एवरेज है इसको हम बार से दिखाते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी का जो है यहाँ n+2/2, नहीं n+2 नहीं, n/2, n+2 लिखेंगे जब फोर्स वाला टर्म लेंगे, तो n/2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी का इसके इस फॉर्म को यही वीरियल थ्योरम कहता है कि यदि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका एवरेज जो है, इस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम है, वो दोनों में क्या रिलेशन है, n/2। n क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में जो डिस्टेंस का पावर n है। तो इस केस में जो है हमारा n कितना आया, यहाँ से देख सकते हो n जो है सो -1 हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, n की जगह -1 डिवाइडेड बाई 2, u की जगह u, तो -u/2 ऐसे। तो ये मेन जो है सो वीरियल थ्योरम से आता है। तो यहाँ से हम लिख क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम तुरंत लिख सकते हैं एल के टर्म में, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, यू को यहाँ से लिख देंगे -2k, -2k + k, तो फाइनली आया -k। ये आपका टोटल एनर्जी है, और k कितना है, हाफ mv²। अभी का वैल्यू जो है सो Gm/r जो लास्ट में लिखे थे वो नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, हमें L इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि एक ऑप्शन में L भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि mv² है ना, तो हम ऐसा करते हैं m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा
कि 1/2m आ गया और एम भी का होल स्क्वायर हो गया। एम बी का होल स्क्वायर यहाँ से हम लिखते हैं, एम बी की वैल्यू जो है सो L/R है, L/R है, उसका स्क्वायर कर दिया। तो एक हमारे पास कितना वैल्यू आया, -L²/2mr²। ये हमारा एनर्जी आया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L²/2mr² निगेटिव। ऑप्शन देखिए, L²/2mr² एक्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम है, केवल साइन यहाँ माइनस नहीं दिया। माइनस साइन देता तो ये भी आंसर होता, ये भी आंसर होता। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब इसमें क्या किया है इसने, देखिए यहाँ पर एल को इंट्रोड्यूस किया है दोनों जगह में। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर आर नहीं रखा है, आर को हटा के एल रख दिया है। अब एल रख दिया तो एक सही है, गलत है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एल रख रहे हैं लेकिन आर नहीं रखना है, आर को मुझे कहीं से लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आर को कहाँ से सब्स्टिट्यूट करें, आप बहुत सर्कुलर मोशन देख लीजिए और वहां से आर को लेकर सर्कुलर मोशन जो है mv²/r, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, gmm/r² इक्वल टू mv²/r। एक आर खत्म हो गया और आर का वैल्यू आ गया आपका gmm बाय कितना आया, mv²। ठीक है, और ये mv² यहाँ से आपने लिखा है इसी को, ये जो है सो हाफ mv² ही तो है। तो ऐसा करते हैं, gmm इसको अलग रखते हैं, यहाँ पर mv² है, ये हो गया हाफ mv², और इसमें 2 यहाँ रख दिए। यही आपका काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ mv² है, नीचे में काइनेटिक एनर्जी है, 1/काइनेटिक एनर्जी है ये, 2 काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू देखिए, ये पूरा का पूरा है, जस्ट माइनस छोड़ के, तो वो वैल्यू हम रख देते हैं gmm/2k, के जगह पे कितना रख दें, ये वाला वैल्यू, L²/2mr²। तो फाइनल कितना आ गया, ये 2 चला गया, gm का स्क्वायर नहीं, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा के फिर से करते हैं, ये लेंदी हो रहा है। आइडिया वही है कि हमें आर का वैल्यू निकालना है, R² का वैल्यू हटाना रखना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पे फिर चलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, ये होगा gmm/r। एम खत्म, एम खत्म, ये R², R खत्म, तो यहाँ से v² आपका आ गया gm/r, ये v² का वैल्यू आया। L जो है सो क्या है, mvr है। ठीक है, और यहाँ से हम जो है सो L² कितना हो गया, m² R² v², ये v² का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m² R², ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, gm/r, एक तो r खत्म हो गया, और तो जो यहाँ पर बचा एक तो r बच गया यहाँ पर, वो r का वैल्यू कितना हो गया, L²/m²gm, ये वैल्यू हुआ। इसी को यहाँ पर जाकर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है -L²/2m, 1/r² जो है, R² की जगह पे यहाँ पर लिखेंगे L⁴ m⁴ g², कैपिटल M², ये वैल्यू आया, माइनस g², कैपिटल M², और L4 नीचे है, ये g² लिखा, ए लिखा, एक तो यहाँ पर खत्म हो गया तो m³ हो गया, और नीचे में 2l², ये वैल्यू आया, जो आपका L के टर्म में है और gmm के टर्म में है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, -g², m² m³,
माना g² m³ बाय 2l², ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो गया। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर पहला मेथड ज़्यादा अच्छा था क्योंकि बहुत जल्दी बन गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स along x axis such that its position is given by ये दिया हुआ एक्सप्रेशन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 0 and 3 सेकेंड। x दिया हुआ है, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सिंपली एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा। ये कितना हो गया 6t², इसका डिफ्रेंशिएशन 9 to 18t + 12, ये 5 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 है। तो ये वेलोसिटी हमें दे दिया, मिल गया है, राइट। अब इस वेलोसिटी को जो वैल्यू है सो मैक्सिमम निकालना है। तो आप बोलोगे ओके वो तो बहुत इजी है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होने के लिए dv/dt = 0 एंड d2v/dt² = नेगेटिव। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, जिस भी के लिए टी के लिए उस टी पर हमें भी का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। कैलकुलेशन आप इसको करके देख लो, dv/dt = 0 है ना, 0 करना है तो 0 करते हैं यहाँ पर। ये हो गया 12t - 18, इसका मतलब है t कितना आया 1.5। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, d2v/dt², ये आया प्लस 12t प्लस ये प्लस आया, इसका मतलब है कि v एट t = 1.5 क्या है, वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी और यहाँ पर मिनिमम आ रहा है, तो क्या करोगे। मतलब मैक्सिमम कोई वैल्यू जो है, जैसे मैक्सिमम आप सोचते हो वो इसके इंटरवल में है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ज़्यादा होगा ना, इस इंटरवल में बढ़ता जा रहा है तो बढ़ने दीजिए, जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगा उसको देखना होगा। सिंपल तरीका है कि हम इसको क्यों ना प्लॉट कर लें, वेलोसिटी जो है उसको प्लॉट कर लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको प्लॉट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ से ऐसा करते हैं, 6 बाहर कर लेते हैं, t² - 3t + 2 2 4 नहीं 2 ये है। अब यहाँ पर लिखेंगे vt जो है 6 बाहर कर लिए, और यहाँ पर जो है सो इसको हम स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहते हैं, ताकि ये जो है सो क्वाड्रेटिक है तो ये पैराबोला है हमें पता है, लेकिन पैराबोला का फॉर्मूला इस तरीके से तो हमें कुछ समझ में नहीं आता ना। हमें आता है y = समथिंग कांस्टेंट x² के टर्म में, तो ये x² यहाँ करना चाह रहे हैं, x की जगह पर यहाँ t है वही करने चाह रहे हैं, तो इसको स्क्वायर हम करना चाह रहे हैं, t² - 3t है, t² -2a b की जगह पर 3/2 लिखें, हो जाएगा। अब हम अपने से 3/2 होल स्क्वायर किए और ये माइनस भी कर दिए, और फिर इतना जो बच गया सो +2, कितना आ गया 6, 8 तीनों मिलकर हमारा आ गया t - 2 3/2 होल स्क्वायर, और ये आपका कितना आ गया, ये जो भी है आपका वैल्यू देख लीजिए, +2 - 9/4, तो फाइनली आपका आ गया 6t - 3/2 होल स्क्वायर प्लस नहीं -1/4, ये आपका फाइनल है स्क्वायर के टर्म में। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अब हमारा जो है सो सम कांस्टेंट अल्फ़ा x² और ये प्लस सम बीटा है इस फॉर्म में। इसको भी भूल जाते हैं, अल्फ़ा x² निकालते हैं, सिंपली ये कहाँ पर 0 होगा 3/2 पर, तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ दिखेगा ऐसे। t = 0 पे वैल्यू कितना है, t = 0 पर वैल्यू जो है कुछ ऐसे जाएगा, अभी देखिए यहाँ पर वैल्यू नहीं देखेंगे, कुछ इस तरह से जाएगा। यदि ये टर्म नहीं रहता तो ये माइनस कितना है -1.4 है ना, 1.5, 6 टाइम -1/4, सो बीटा का वैल्यू जो है वो है -1.5। तो माइनस नीचे शिफ्ट करना है इसको तो इसको नीचे शिफ्ट करते हैं, नीचे शिफ्ट कीजिए इसको, ऐसे जो है बन रहा है। यही जो है सो यहाँ पर आपको मैक्स मिनिमम मिल रहा था, ये 1.5 पर,
और ये देखिए 1.5 यहाँ दिखा रहा है, 1.5 टी माइनस 1.5 पर जो मिनिमम, और ये कितना वैल्यू है 1.5, ये भी 1.5 है, ये वाला 1.5 माइनस 1.5, ये कौन सा वैल्यू है? तो इसका सॉल्यूशन कीजिए तो पता चलेगा कौन सा वैल्यू है। आप इसको यहाँ से कहीं से भी सॉल्व कर लीजिए। इसी को सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका है t माइनस 1 टाइम्स t माइनस 2 इक्वल टू 0 है, वही है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। तो t का दो ठो सोल्यूशन आया, 1 और 2, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 1 पर और 2 पर, अरे 1.5 पर मिनिमम है। अब यहाँ पर जो है सो आपको कौन सा रेंज दिया है, 0 से, ये 0 है, 3 सेकंड, 3 कहीं इधर होगा, 0 से 3 सेकंड में आप देखिए इसका वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है, 0 पर देख लीजिए कितना है, भी एट 0 पर, इसी में वैल्यू रख दीजिए, कहाँ पर भी का वैल्यू निकला हुआ है, टी इक्वल टू 0 पर जो है सो यहाँ से जहाँ से भी निकालना है, और ये देखिए एक्सप्रेशन इधर भी है, इसी में रख देते, टी इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों टर्म खत्म हो गया, 6 टाइम्स 2 12 आया, भी टी इक्वल टू 3 पर, टी इक्वल टू 3 पर वैल्यू कितना है, यहीं पर रखिए, जहाँ भी रखना, टी स्क्वायर माइनस 3t, या यहीं पर रख देते हैं, देख लेते हैं, यहाँ दिख रहा है t है 3 माइनस 3/2, तो आया 3/2 राइट, होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये कितना आ गया 9/4 माइनस 1/4, सो 8/4, 6 टाइम 8/4, ये भी 12 आया, तो यहाँ भी 12 है और ये भी 12 है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू इसका आया दो जगह है, और वो मैक्सिमम कितना है 12 है, यही आपका आंसर हो गया 12, जो भी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 12, हर जगह नहीं, बस इस रेंज में, जब t जो है सो 0 और 3 के बीच में है, तो 0 पर भी वही है वैल्यू और 3 पर भी वही वैल्यू है, तो आपका आंसर हो गया 12, भी मैक्स जो है उस रेंज में 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। ओके, तो ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A block of mass 10 kg is placed on a horizontal surface, ठीक है, the coefficient of static friction between the block and the surface is 0.5, static friction म्यू एस 0.5 दिया है, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के 0.4 दिया है। A horizontal force F is applied to the block. If the block starts moving, what is the minimum force required to keep it moving with constant velocity? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्लॉक जो है सो स्टार्ट करता है मूविंग, मूव करना शुरू कर दिया, अब ये मूव कर रहा है, कोई भी स्पीड है उसका भी, अब वो कांस्टेंट है, मतलब नेट फोर्स इस पर 0 लग रहा है, राइट, यहाँ पर तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर, जब ये मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, दो तरह के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं ना, स्टैटिक और काइनेटिक, स्टैटिक और काइनेटिक दो तरह के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। जब चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ के, और ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसका वैल्यू म्यू के एम जी एन होता है, और ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, ये चेंज करता है, एडजस्टेबल फोर्स है, इसका जो वैल्यू है वो 0 से लेकर कोई मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है, और मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस एन, लेकिन जब वो चल रहा होता है तब जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है और फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पर म्यू के फिक्स्ड है, और इस पर एक फोर्स लगा रहा है एफ, वही पूछ रहा है कितना मिनिमम फोर्स लगाएं हम, कि कीप मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मिनिमम फोर्स क्या है, एक ही फोर्स ही है, ज़्यादा फोर्स लगाने से तो चलेगा नहीं, तो मिनिमम का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है यहाँ पर, एयर फ्रिक्शन वगैरह तो इग्नोर करते हैं, तो मिनिमम फोर्स का क्या कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर देखिए वो फोर्स हमारा जो लगेगा वो कितना लगेगा, इस एफ के बराबर लगेगा, और एफ के कितना है म्यू के एन, और एन कितना है, एन देखिए इस पर फोर्स लग रहा है,
ये धरती लगा रही है और इस पर एक फोर्स लग रहा है mg। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, परपेंडिकुलर मोशन को कंसीडर करते हैं, कोई मोशन नहीं है, तो एन और mg दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। एन की जगह पर mg लिख देंगे। म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, एम का वैल्यू दिया हुआ है 10 kg और जी का वैल्यू लेने के लिए बोला है 10, तो ये 40 न्यूटन हो गया। इतना फोर्स आपको लगाना है, इतना फोर्स लगाइए तो जिस स्पीड से वो चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा। आप उसको निकाल सकते हो कि किस स्पीड से चल रहा था, कि जैसे शुरू में तो कम था, लेकिन ये म्यू एस एन जो है इतना बड़ा फोर्स लगाने से वो चलना शुरू किया। उसके बाद में यदि इतना ही फोर्स लगाते रहेंगे तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कम है, ये म्यू एस एन ज़्यादा है, तब उसमें नेट फोर्स लग जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उस वजह से उसमें एक एक्सलेशन आ जाएगा। लेकिन वो एक्सलेशन नहीं चाह रहा है, तब आपको अपना फोर्स घटा के कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एनीवे वो जो फोर्स आप लगा रहे हो ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से चले वो है 40 न्यूटन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 kg का ब्लॉक है, इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाइट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर का जो टॉप है यहाँ से इंक्लाइन प्लेन है और फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, ये स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा। एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इट स्ट्राइक्स स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 दिया हुआ है। ये स्प्रिंग है, इसको आके हिट किया, यही ब्लॉक यहाँ पर आ गया, इसको हिट किया एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस। इसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो कितना है ये बताना। देखिए यहाँ पर जो स्मूथ है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। जितना एनर्जी यहाँ पर है उतना ही एनर्जी यहाँ पर आ जाएगा। जब वो ये वाला जितना आया ना यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका जो एनर्जी है, अभी इसके पास कौन सा एनर्जी है, इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू हाइट, वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ, इधर से काइनेटिक एनर्जी आएगा, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रिंग एनर्जी में। स्प्रिंग एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। क्योंकि कोई एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुआ है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हाइट के वजह से जो है वो स्प्रिंग एनर्जी में आ जाएगा, स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कितना है, हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना है, हाफ के जो इसमें कंप्रेशन है। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब और कंप्रेस नहीं होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहा है, और कंप्रेस नहीं होगा और इसका स्पीड भी 0 हो गया। यदि मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है तो और कंप्रेस हो रहा है, मतलब इसमें स्पीड भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब क्या है, केवल ये स्प्रिंग एनर्जी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब यहाँ से जो है सो आपको एक्स नॉट का वैल्यू निकालना है, ये आ गया 2 mgh/k होल स्क्वायर रूट, यही आपका आंसर है। सबका वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा 2। मास कितना बोला, शायद 2 kg है, हाँ 2 kg है। जी का वैल्यू 10 है, एच का वैल्यू 5 है और के के वैल्यू शायद 1000 था, 1000 है। एक खत्म, 5 2 10, एक 0 खत्म, कितना आ गया 2/10। 2/10 ऐसा करते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका फायदा ये होगा कि 10 हमारा नीचे में डिनोमिनेटर में बाहर चला गया, और ऊपर में कितना 20 है, तो उसको 4 टाइम्स 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 5, तो ये आपका आ गया 0.2, और स्क्वायर रूट पर 5 आपको पता रखना चाहिए 2.24 होता है, 4.48 डिवाइडेड बाई 10, सो कितना आया आपका 0.448 इतना मीटर। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेंटीमीटर आ जाएगा 44.8 सेंटीमीटर। इंटीग्रल वैल्यू लेना है तो 45 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है 45 सेंटीमीटर। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, मास दिया हुआ है 2 kg, रेडियस दिया हुआ है इसका 0.5 मीटर, रोल्स विदाउट स्लीपिंग,
मतलब प्योर रोलिंग है, स्लीपिंग नहीं है उसमें। स्लीपिंग होगा तो एनर्जी लॉस होगा, स्लीपिंग नहीं है, प्योर रोलिंग है। ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये देखिए ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका हमने जस्ट क्रॉस सेक्शन दिखाया। साइड से आप जाकर सिलेंडर को देखो, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये रोल कर रहा है और आगे मूव कर रहा है। यदि प्योर रोलिंग है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी भी और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा आर। यदि प्योर रोलिंग है तभी ये रिलेशन है। ये भी है इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड, लीनियर स्पीड, और ओमेगा है एंगुलर स्पीड। इसका लीनियर स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इन जूल? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है mr²/2, वैसे भी आपको याद पता भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है आप जानते हो, हाफ mv²। ये पॉइंट पार्टिकल के लिए, ये पॉइंट पार्टिकल नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है ना, उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके पास रोटेशनल एनर्जी है। तो नॉन पॉइंट पार्टिकल के लिए हम लिखते हैं दिस टाइम्स, इसमें ऐड कर देते हैं 1 + I/m, m है ना, mr²। ये आर इसका आर है, ये इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। यदि पॉइंट पार्टिकल की बात करेंगे तो पॉइंट पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, और ये 0 हो गया तो आपके पास सिंपली हाफ mv² हो गया। लेकिन यदि वो नॉन पॉइंट पार्टिकल है, एक्सटेंडेड पार्टिकल है, तो उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और तब आपको दोनों लेना पड़ेगा। ये देखिए आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ, और ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप निकाल कर देख सकते हो, और वो हो गया आपका इसको यूज करने के बाद। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ दोनों है, यही दोनों का पूछ रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ट्रांसलेशनल प्लस ये ट्रांसलेशनल और ये रोटेशनल, इसके प्रोडक्ट रोटेशनल है, अकेला ये नहीं। ठीक है, हाफ मास कितना है सबका वैल्यू रखते जाते हैं, 2 kg। v के वैल्यू दिया हुआ है 2 स्क्वायर, 1 + I कितना है mr²/2, mr²/2, और ये वाला mr² यहाँ पर है, ये खत्म हो गया, ये हो गया 1 + हाफ। सो 1 + हाफ मतलब 3/2, 4 × 3/2, सो 6 जूल। तो ये हो गया आपका 6 जूल, यही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन था डेली 10 टेस्ट नंबर 10 के सॉल्यूशन का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जे डेली 10 टेस्ट नंबर 11 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।